नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोल्ड मेडल विजेता रवि दहिया को पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक ने दी बधाई। पीएम बोले, गोल्ड मेडल जीतना देश के लिए बहुत गर्व की बात। महंगाई और ईडी सीबीआई रेड के खिलाफ बिहार में आरजेडी महागठबंधन का प्रदर्शन। आज तेजस्वी यादव करेंगे रोड शो। मंत्रिपरिषद विस्तार में देरी पर बोले सीएम शिंदे, सरकार के कामकाज पर प्रभाव नहीं पड़ा। अग्निपथ योजना के खिलाफ उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। आज से देशव्यापी अभियान शुरू। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र अलर्ट। 6 राज्यों को लिखी चिट्ठी। त्योहारी सीजन में एहतियात बरतने की दी सलाह। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 9वें दिन भारतीय पहलवान रवि दहिया का दम देखने को मिला। दरअसल रवि दहिया ने फाइनल मैच जीतकर भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल डाल दिया। इसके अलावा वह पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे थे। अपने प्रयास में ही गोल्ड मेडल जीतकर रवि दहिया ने इतिहास रच दिया। उन्होंने फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग के फाइनल में नाइजीरिया के एबिकिनिवो विल्सन को 10-0 से हराया। ये कुश्ती में भारत का चौथा गोल्ड मेडल है। वही कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय पहलवान रवि दहिया के गोल्ड मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बाकी कई हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, रवि दहिया एक चैंपियन की तरह खेले। गोल्ड मेडल जीतना देश के लिए बहुत गर्व की बात है। बधाई पीएम ने दी। पीएम ने आगे लिखा कि रवि दहिया का गोल्ड मेडल जीतना ये साबित करता है कि कोई भी अपना बहुत बड़ा होता है अगर कोई सपना जुनून और समर्पण के साथ देखे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्वीट में लिखा कि गोल्ड मेडल जीतने पर रवि कुमार दहिया को बधाई दें। उन्होंने शानदार खेल का नजारा पेश किया है। आपकी ये जीत ऐतिहासिक है और सालों तक याद रहेगी। आपने भारत को गौरवान्वित किया है। आप आगे भी ऐसा करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा कि ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि कुमार दहिया ने अब गोल्ड मेडल में अपना नाम किया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल जीतकर बधाई दी। उन्होंने आगे लिखा कि रवि कुमार दहिया ने अपनी इस शानदार उपलब्धि से पूरे देश को गौरवान्वित किया। भारत सरकार में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने ट्वीट में लिखा कि रवि कुमार दहिया पिछले 1 साल में ओलंपिक सिल्वर और कॉमनवेल्थ गोल्ड जीत चुके हैं। ये काबिले तारीफ है। विश्व पटल पर अपना दमखम दिखाया। आपने हमें गौरवान्वित किया। गौरतलब है कि भारतीय पहलवान रवि दहिया ने फाइनल में नाइजीरिया के विल्सन को 10-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम लिया। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार में मार्च निकालने जा रही है। आज पटना समेत पूरे बिहार में महंगाई, ईडी, सीबीआई रेड के खिलाफ आरजेडी महागठबंधन का मार्च होगा। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक रोड शो भी करेंगे, जिसमें वो केंद्र सरकार का विरोध करते नजर आएंगे। आरजेडी के इस मार्च को लेकर पटना में पूरी तैयारी की गई है। बताया गया है कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। पटना में आरजेडी का ये प्रतिरोध मार्च तेजस्वी के नेतृत्व में सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो सगुना मोड़ से निकलकर बेली रोड, जेपी गोलंबर होते हुए पटना समाहरणालय पर जमा जाएगा। इस दौरान महागठबंधन के दौरान नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों में महागठबंधन के कार्यकर्ता मार्च निकालेंगे। देश में बढ़ती महंगाई और विरोधी दलों के नेताओं पर ईडी और सीबीआई के लगातार छापों के खिलाफ आरजेडी महागठबंधन बिहार में ये मार्च निकालने जा रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रोड शो के दौरान सरकार की नीतियों का विरोध करते दिखेंगे।
बताया गया है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या के साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का भी मुद्दा उठाया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रोड शो किया था। ऐसा कर बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया था। पटना में बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी हुई थी, जिसमें आरजेडी पर हमला बोला गया। उन सब का जवाब इस प्रतिरोध मार्च के जरिए देने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी के कारण राज्य सरकार का कामकाज किसी भी तरह प्रभावित नहीं हुआ है। जल्द ही और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। राज्य में 30 जून को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से महाराष्ट्र मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में शिंदे ने ये टिप्पणी की। शिवसेना में बगावत के चलते उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। शिंदे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार का कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है। निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई है और मैं और उप मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं तथा सरकार के कामकाज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय समिति और रविवार को नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं। शिंदे ने कहा कि दिल्ली के इस दौरे का संबंध मंत्रिपरिषद के विस्तार से बिल्कुल भी नहीं है। शिवसेना की बागी विधायक और पूर्व मंत्री उदय सामंत ने कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार 15 अगस्त से पहले होगा। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के बागी खेमे के प्रवक्ता सामंत ने कहा कि प्रभारी मंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपने अपने जिलों में तिरंगा फहराएंगे। प्रत्येक जिले की विकास योजना और संबंधित मामलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दी जाती है। महाराष्ट्र की विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मंत्रिमंडल विस्तार में भी देरी को लेकर शिंदे सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि क्या उसे इस कवायद के लिए सही मुहूर्त नहीं मिल रहा है। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि शिंदे खेमा और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेताओं ने बार बार कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। भारत सरकार की ओर से सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आज से संयुक्त किसान मोर्चा और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन देशव्यापी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में यह अभियान 7 से 14 अगस्त तक चलेगा। किसान संगठन और पूर्व सैनिकों के फ्रंट ने अभियान के बेरोजगार युवकों से हाथ मिलाया है। इन्होंने अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय सेना, बेरोजगार युवाओं और किसान परिवारों के विनाशकारी करार दिया है। किसान संगठन और पूर्व सैनिकों के मोर्चे का कहना है कि अग्निपथ योजना वापस लिए जाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा में कई किसान संगठन शामिल हैं, जिनके 1 साल से ज्यादा लंबे आंदोलन के कारण केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। वहीं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने वन रैंक व वन पेंशन के लिए 2600 दिनों तक लगातार संघर्ष किया था। अग्निपथ योजना के खिलाफ अभियान की जानकारी एक प्रेस वार्ता में दी गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि 7 से 14 अगस्त तक चयनित स्थानों पर जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित कर यह अभियान चलाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और उनके साथियों ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अग्निपथ योजना भारत की तीनों जल, थल और वायुसेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती होने का मौका देती है। इसके तहत हर साल लगभग 40 से 45 हजार युवाओं को सेना में भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में भर्ती किए गए रंगरूटों को अग्निवीर कहा जाएगा। योजना की घोषणा के बाद से ही इसका व्यापक विरोध शुरू हो गया था। इसके चलते बीते दिनों देश भर में कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर केंद्र सरकार चिंता में है। इसी सिलसिले में केंद्र ने बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को चिट्ठी लिखी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु के प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को अलग अलग पत्र लिखा है। इस पत्र में राजेश भूषण ने हर एक राज्य में उन जिलों की अलग अलग जानकारी दी है जहां पर कोविड संक्रमण में पिछले 1 महीने में तेजी से इजाफा हुआ। इस पत्र में कहा गया कि सभी राज्यों को आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए और कोविड मानकों का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पत्र में कहा गया कि राज्यों को संक्रमित व्यक्तियों के इलाज की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इसके अलावा कोविड टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्यों को सभी संदिग्ध व्यक्तियों के एकत्रित किए गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजना चाहिए। भूषण ने इस पत्र में कहा कि कोविड से निपटने के लिए देश में किसी भी संसाधन की कमी नहीं है, राज्यों को इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। बता दें कि अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भी बड़ी संख्या में जन भागीदारी होती है। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इसके बाद गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाएगा और इसके बाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आएगी। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में शारदीय नवरात्र यानी दुर्गा पूजा और दशहरा, दीपावली और छठ जैसे पर्व मनाए जाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है।
कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में महंगाई से त्रस्त जनता को सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। बीती रात पेट्रोल डीजल की कीमतों में 51.7% की बढ़ोतरी कर दी है। देश के इतिहास में फ्लू के दाम में इसे सबसे बड़ी वृद्धि बताई जा रही है। पहले से ही महंगाई झेल रही जनता पर इसका दोहरी मार पड़ रही है। रात 12 बजे से लागू हुई नई कीमतों के अनुसार 1 लीटर ऑक्टेन की कीमत अब 135 टका हो गई है, जो 89 टका की पिछली दर से 51.7% अधिक है। बांग्लादेश में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 130 टका है, यानी कि बीती रात से इसमें 44 टका या फिर 51.1% की वृद्धि हुई। बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय ने फ्लू की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन के दाम में वृद्धि के चलते ये फैसला लिया गया है। कम दाम पर ईंधन बेचने की वजह से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को फरवरी और जुलाई तक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मंत्रालय की प्रेस रिलीज में कहा गया कि इंटरनेशनल मार्केट में फ्लू की कीमत बढ़ने से भारत समेत कई देश पहले ही ये फैसला ले चुके हैं। बांग्लादेश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के प्रयासों के बीच विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से $2 अरब की मांग कर रहा है। बांग्लादेश के 416 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वर्षों से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रही, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों ने इसके आयात बिल और चालू खाते के घाटे को बढ़ा दिया। रिपोर्ट में इससे जुड़े लोगों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने एडीबी और विश्व बैंक को चिट्ठी लिखकर $1 अरब की मांग की है। वहीं पिछले हफ्ते ही आईएमएफ ने कहा कि वह बांग्लादेश के कर्ज मांगने के अनुरोध को लेकर चर्चा करेगा। बांग्लादेशी मीडिया ने कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट में बताया था कि देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $4.5 अरब चाहता है, जिसमें बजटीय और भुगतान संतुलन सहायता शामिल है। बता दें कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग चीन के बाद दुनिया का नंबर 2 निर्यातक है। फैशन ब्रांड टॉमी हिलफिगर और कंपनी पीवीएच कॉर्प और इंटीटेक्स एसए की जारा के आपूर्तिकर्ता प्लमी फैशन लिमिटेड ने जुलाई में मिले नए ऑर्डर पिछले साल की तुलना में 20% कम है। ताइवान और अमेरिका के खिलाफ आक्रामक रुख दिखा रहे चीन की एक और दादागिरी सामने आई है। चीन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी की बांग्लादेश यात्रा मेजबान देश से पूछे बिना ही तय कर दी, लेकिन उसे इस फैसले पर भी मुंह की खानी पड़ी। बांग्लादेश ने कहा कि जिस वक्त चीन के विदेश मंत्री आना चाहते हैं, उस समय उसके विदेश मंत्री देश में ही नहीं होंगे। इस पर चीन को वांग यी की बांग्लादेश यात्रा की तारीख बदलनी पड़ी। ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज और कल यानी 7 और 8 अगस्त को बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्री की बांग्लादेश यात्रा की तारीख बदलना उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती तक कहा जा रहा है। तारीख प्रकरण पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल ने कहा कि जिस दिन चीनी विदेश मंत्री ढाका आना चाहते हैं, उस दौरान वे न्यूयॉर्क और कंबोडिया में अपनी पूर्व निर्धारित यात्रा पर होंगे, इसीलिए तारीख बदलने का अनुरोध किया गया। बता दें कि बांग्लादेश में चीन निवेश करता है। चीनी निवेश में इजाफा बताया जा रहा है। वांग यी की बांग्लादेश यात्रा कंबोडिया और मंगोलिया समेत कुछ एशियाई देशों में उनके दौरे का हिस्सा है। चीनी विदेश मंत्री का विमान आज शाम 6 बजे ढाका के हजरत शहजाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। बांग्लादेश के कृषि मंत्री डॉक्टर अब्दुल रज्जाक वांग यी का स्वागत करेंगे। ढाका में वाई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री एके अब्दुल से कल मुलाकात करेंगे। वांग यी आपदा प्रबंधन और संस्कृति से जुड़े कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कानपुर की एक अदालत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान को सशस्त्र अधिनियम के 3 दशक से अधिक पुराने मामले में दोषी ठहराया। वहीं
सीएमएम कोर्ट के पेशकार ने मंत्री राकेश सचान समेत 3 लोगों के खिलाफ कानपुर में कोतवाली थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी। पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में जो निकल कर आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान के खिलाफ 35 साल पुराने एक मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में शनिवार को फैसला आना था। पूरा मामला एसीएमएम आलोक यादव के कोर्ट में चल रहा है। फैसला आने से पहले मंत्री राकेश सचान कोर्ट पहुंचे। आरोप है कि फैसला सुनने से पहले ही राकेश सचान मौके से भाग निकले। उनके वकील ने ऑर्डर कॉपी छीनने की कोशिश की। हालांकि ऑर्डर कॉपी छीनने की पुष्टि किसी ने नहीं की, लेकिन कस्टडी में लेने से पहले ही मंत्री राकेश सचान भाग निकले। मामले ने तूल पकड़ा और राकेश सचान के खिलाफ कोर्ट के पेशकार ने कोतवाली थाने में तहरीर दी है। जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि तहरीर कोर्ट के पेशकार ने मंत्री राकेश सचान के खिलाफ दी है, जिसमें फैसला सुनाने से पहले भाग जाने और विवाद जैसी बात लिखी गई है। मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएंगे। एसीपी कोतवाली की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री राकेश सचान का कहना है कि एसीएमएम की कोर्ट पहुंचे थे। पुराने मामले में फैसला सुनाने की बात सामने आई थी, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने पर वे चले गए थे। अगली तारीख के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसे जज ने रख लिया है और फाइल लेकर मंत्री के भागने वाली बात गलत है। नोएडा में बीते दिनों गुंडागर्दी करने वाले बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब पुलिस ने इस पर एक और एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने उसकी 2 गाड़ियों को जब्त कर जांच की, जिसमें एक कार की नंबर प्लेट पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा था। माना जा रहा है कि वो ऐसा लिखाकर रौब झाड़ता था, जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज की। इस मामले में शनिवार देर रात नोएडा के एडीसीपी रणविजय सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज श्रीकांत त्यागी 4 करीबी साथियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मौके पर की गई पुलिस टीम को वहां त्यागी की 3 गाड़ियां मिली। उनमें से 2 मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए। उन्हें जब्त कर लिया गया है। एडीसीपी ने बताया कि तीसरे वाहन टोयोटा फॉर्च्यूनर पर उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक प्रतीक था, लेकिन नियमों का उल्लंघन था। सरकारी चिन्ह के दुरुपयोग को लेकर अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है। हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। हालांकि अभी तक श्रीकांत त्यागी के गिरफ्तार नहीं किए जाने पर लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का सदस्य नहीं है। बहरहाल ये मामला पहला नहीं है। श्रीकांत त्यागी इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। फरवरी 2020 में श्रीकांत त्यागी को एक अन्य महिला के साथ किराए के फ्लैट में पकड़ा गया था। श्रीकांत त्यागी को उसकी पत्नी ही ने पकड़ा था। उसकी पत्नी ने लखनऊ के गोमती नगर इलाके के ग्रीन वुड्स अपार्टमेंट में एक महिला के साथ उसे पकड़ा था। कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद अब लंपी वायरस आ गया है। ये देश के विभिन्न जिलों में फैलता जा रहा है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपलानी ने शनिवार को बताया कि लंपी से सबसे ज्यादा राजस्थान प्रभावित है। प्रदेश के 11 जिले गंभीर रूप से प्रभावित है। चेतावनी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लंपी रोग से प्रभावित गायों का दूध नहीं पिए। जिस भी गाय में लंपी के लक्षण दिखें उसे अलग रखिए। मवेशियों में फैल रहे लंपी डिजीज को रोकने के लिए केंद्र और राजस्थान की गहलोत सरकार मिलकर काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि इसे रोकने में जल्द ही सफल होंगे। गहलोत सरकार के प्रयास भी संतोषजनक हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने शनिवार को जयपुर में राजस्थान सरकार के विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लंपी रोग को रोकने के लिए बैठक की। मीटिंग के बाद रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, वायरस जनित बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पूरी क्षमता के साथ कोशिश की जा रही है। जो पशु संक्रमित हो गए हैं उन्हें अलग रखा जाएगा। स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण कराने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जानकारी दी कि लंपी से बचने के लिए बाजार में गोट पॉक्स टीका मिलता है, जो पूरी तरह से कारागार है। जहां वायरस ज्यादा फैला हुआ है वहां 3 ml डोज का इस्तेमाल करिए। कम संक्रमित जगहों के पशुओं को 1 ml का डोज लगाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य पशुओं में फैल रहे लंपी चर्म रोग की रोकथाम के लिए भामाशाहों, दानदाताओं, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों और सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग करने की अपील की। आगे उन्होंने कहा कि
आगे उन्होंने कहा कि इस विषय परिस्थिति में सभी लोग खुद से सहायता के लिए आगे आए हैं। पैसे का इस्तेमाल पशुओं के इलाज और दवाओं के टीकाकरण के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर जयपुर में एक बैंक अकाउंट भी खोला गया है और उसका नंबर भी डाला गया जिसमें लोग चाहे तो पैसा भी दान कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे। दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनून है तिरंगा। हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं। इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में व्यापारियों के एक समूह के साथ बैठक की जिसमें बिना किसी का नाम लिए उन्होंने तो अपने मित्रों के लिए 11 लाख करोड़ रुपए माफ किए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना सही है या बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना सही है? अगर मैं सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दे रहा हूं तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? ये राष्ट्र निर्माण का काम है। जनता को निःशुल्क सुविधाएं देने वाले दलों की आलोचना के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार से गुजरात के अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। इसी दौरान केजरीवाल ने गुजरात की जनता से सवाल किया कि क्या उनकी सरकार ने गरीबों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराकर कुछ गलत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रेवड़ी कल्चर या वोट पाने के लिए मुफ्त सुविधाएं देने के खिलाफ लोगों को आगाह किया था, जिसके मद्देनजर केजरीवाल ने अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों दिल्ली और पंजाब में कल्याणकारी योजनाओं का बचाव किया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के 400 से अधिक छात्रों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाने में सफलता पाई, जबकि 400 से अधिक छात्रों ने मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्र धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं और बोर्ड परीक्षा में इन स्कूलों के 99% से अधिक छात्र उत्तीर्ण रहे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया और मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने सभी को मुफ्त चिकित्सा उपचार मुहैया कराने की नीति बनाई है, चाहे इसकी लागत 10 लाख रुपए हो, 40 लाख रुपए हो या 10 रुपए हो। मैं ये नहीं पूछता कि आप अमीर हो या गरीब, हम 2 करोड़ लोग मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। और वो कहते हैं कि केजरीवाल द्वारा मुफ्त रेवड़ी बांट रहे हैं। दिल्ली में 200 यूनिट और पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि राजस्व में वृद्धि करके इन पर आने वाली लागत की वसूली की जाएगी। बता दें कि अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और केजरीवाल गुजरात का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं।
नीति आयोग ने रविवार 7 अगस्त को होने वाली अपनी संचालन परिषद की बैठक का बहिष्कार करने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नीति आयोग ने केसी राव की तरफ से बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा के बाद शनिवार को जारी किए गए अपने एक बयान में कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए आरोपों को वे खारिज करते हैं। आयोग ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग नहीं लिया। गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जहां केंद्र और राज्य स्तर पर देश में सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व प्रमुख विकास संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करता है और राष्ट्रीय विकास के लिए उपयुक्त परिणामोन्मुख समाधानों पर सहमत होता है। आयोग ने कहा कि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया ये आरोप पूरी तरह से निराधार और गलत है कि इस बैठक का एजेंडा तय करते समय राज्यों के साथ विमर्श नहीं किया गया है। राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए गए। नीति आयोग ने कहा कि हाल में उसकी तरफ से बैठक के लिए किए गए अनुरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके पहले आयोग के उपाध्यक्ष की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने जनवरी 2021 में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद को रविवार होने वाली 7वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें फसल विधिकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री इस परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए शनिवार को कहा कि राज्यों के साथ केंद्र सरकार के मौजूदा भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में वे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। राव ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखे एक पत्र में कहा कि भारत एक सशक्त देश के रूप में तभी सामने आ सकता है जब राज्यों का विकास हो। उन्होंने कहा कि मजबूत एवं आर्थिक रूप से गतिशील राज्य ही भारत को एक सशक्त देश बनाता है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में कुछ शरारती तत्वों की ओर से आगजनी के बाद सांप्रदायिक तनाव का माहौल है। बिष्णुपुर जिले में एक समुदाय के 3 या 4 युवकों ने एक वैन को कथित रूप से आग लगाने के बाद पूरे मणिपुर राज्य में मोबाइल डेटा सर्विस निलंबित कर दी गई है। आगजनी की घटना के बाद हालात को काबू करने के लिए प्रशासन की ओर से अगले 2 महीने के लिए चारा, चांदपुर और बिष्णुपुर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि मणिपुर के बिष्णुपुर में वैन को आग के हवाले करने वाले युवक एक खास समुदाय के थे, जिसके बाद से पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई है। मणिपुर में हालात तनावपूर्ण हैं। राज्य में तनाव की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इंटरनेट सेवा सस्पेंड करने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि वैन में आग लगने की घटना के बाद से सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने के लिए तरह तरह के मैसेज वायरल होने लगे, जिसके बाद मोबाइल इंटरनेट सर्विस को 5 दिन के लिए बाधित कर दिया गया। मणिपुर में तनाव को देखते हुए सरकार ने अगले 2 महीने के लिए चूरा, चांदपुर और बिष्णुपुर जिले में धारा 144 लगाने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि इस घटना की वजह से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है। इतना ही नहीं, कुछ शरारती तत्व लोगों को भड़काने के लिए भड़काऊ बयानों और मैसेज को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद मोबाइल डेटा सर्विस को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने साफ तौर से कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता अजित पवार ने शनिवार को कहा, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकती जब तक कि उन्हें दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि शिंदे और फडणवीस को क्रमशः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए 35 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ पत्रकारों से कहा, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार करें। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक मंत्रियों की एक कार्यात्मक परिषद नहीं होता तब तक प्रशासन सुव्यवस्थित नहीं हो पाएगा। पवार ने कहा कि वह राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे मंत्रिमंडल का विस्तार करने और राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने के लिए कहेंगे। राज्य में 30 जून को
हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से महाराष्ट्र मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में शिंदे ने ये टिप्पणी की। शिवसेना में बगावत के चलते उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी के कारण राज्य सरकार का कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है। वे जल्द ही और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शिंदे ने यहां संवाददाताओं से कहा, सरकार का कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है। निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई है। मैं और उप मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं और सरकार के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मुख्यमंत्री शनिवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय समिति और रविवार को नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं। शिंदे ने कहा, दिल्ली के इस दौरे का संबंध मंत्रिपरिषद के विस्तार से बिल्कुल भी नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बक्स मिरर नाम की एक कंपनी चलाने वाले झारखंड के युवा अमन पांडे ने गूगल के फोन 13 के लॉन्च होने से पहले 49 बग्स ढूंढ निकाली, जिसके लिए गूगल ने उन्हें करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए। दरअसल अमन पांडे झारखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पतारत में की, जिसके बाद बोकारो स्थित चिन्मय विद्यालय में 12वीं तक की पढ़ाई की। अमन ने भोपाल से NIT से बीटेक किया। बीटेक करने के बाद अमन ने जनवरी 2021 में बक्स मिरर कंपनी की शुरुआत की। अभी मैनेजमेंट टीम में 4 लोग हैं और टोटल 15 लोगों का स्टाफ है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसकी शुरुआत स्टार्टअप के तौर पर की है। बक्स मिरर कंपनी के संचालक अमन ने बताया कि गूगल ने अपने लॉन्च होने वाले फोन गूगल 13 को लॉन्च करने से पहले हमें फोन पर रिसर्च करने के लिए दिया था। फोन पर रिसर्च करने के दौरान हमारी टीम ने 49 बग्स फोन में ढूंढ निकाले, जिसके लिए उन्हें गूगल ने करोड़ रुपए इनाम पर दिए हैं। गूगल से मिले इनाम पर बताया कि गूगल ने उन्हें इनाम के तौर पर करोड़ रुपए दिए हैं। अमन ने बताया कि इससे पहले भी हमारी टीम ने गूगल पर रिसर्च कर लगभग 300 से अधिक गलतियों को ढूंढ निकाला था, जिसके लिए गूगल ने हमें करोड़ रुपए इनाम में दिए थे। बक्स मिरर नाम की अमन कंपनी में लगभग 15 मेंबर का स्टाफ कार्य करता है और उनकी माने तो अभी कई कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो वही ब्रांडेड कार की टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए कंपनियों ने रिसर्च का काम सौंपा है। कुछ ऐसी कंपनियां और एजेंसियां हैं जिनके साथ वे काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी अमन अपनी बक्समिरर के माध्यम से ही कई बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि अभी जिंदगी की सफर की शुरुआत हुई है, मंजिल अभी बहुत दूर है। फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।